सभी कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका वैसे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं नए सत्र 2024-25 का देखने वाले हैं। अध्याय 2 इतिहास का हमारे अतीत 2 का है राजा और उनके राजा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 राजा और उनके राजा। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के लिए मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तंजावुर और कोडचुलपुरम। उसके बाद है प्रश्न 2, चोल काल में नाडु कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। प्रश्न 3, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्नौज। इसके बाद है अगला प्रश्न 4, नवीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हौज का। फिर है 5वां, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो यह जो कृति है यह है राष्ट्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ए है धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार में देखरेख में खालिस्तान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था, तो ये है लाडू। फिर है दूसरा, सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? तो राजराज प्रथम। फिर है तीसरा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहते थे, तो नगरम। डी है तमिलनाडु में खालिस्तान के वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते थे, इसका उत्तर जाएगा शोल। फिर है ई, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने खालिस्तान शहर और खालिस्तान देवी का मंदिर बनवाया था, तो ये था तंजावुर और निशुंभ सूधनी। तो ये थे उत्तर। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 7वां। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता दी थी? तो उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। 8वां, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो उत्तर हो जाएगा चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली, अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। 9वां देखिए, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? तो उत्तर हो जाएगा चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। 10वां, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। फिर है 11वां, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्थता थी? उत्तर, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 12वां देख लीजिए, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया? तो उत्तर देखेंगे, उत्तर मेरूगढ़ से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का तरीका, पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न 13वां, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर हो जाएगा
चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। प्रश्न 14वां, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठानों का विवरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की दीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों के साथ संपन्न किया जाता था। तो ये 14वें का उत्तर हो जाएगा। 15वें देखिए क्वेश्चन, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो उत्तर हो जाएगा चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी। तो डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। 16वां देखिए, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं, पहली, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उड़ कहलाती थी। दूसरा, गांव की वस्तुओं के समूह को नाडू कहा जाता था। तीसरा, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। चौथा, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। पांचवा, धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरई पाट जैसी उपाधियां दी। ठीक है, यहीं तक थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। तब तक के लिए धन्यवाद।